साउंड हीलिंग कितनी इफेक्टिव होती है हमारी लाइफ के लिए। आपको पता है म्यूजिक अपने आप एक शक्ति है, उसके पास एक तरंग है, उसके पास वाइब्रेशन है। ऐसे ऐसे राग होते थे कि जिसको गाने से आग प्रज्वलित हो जाती थी। जिंदगी में ना कैसे शब्द हमें यूज करने चाहिए जिससे लाइफ बेहतर रहे। ऐसा कहते हैं हमारी 3 नाड़ियां होती है, जिसे कहते हैं ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और तीसरी होती है सुषुम्ना नाड़ी। और ऐसा कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी जब इंसान की चल रही हो और उसी वक्त जो सोच ले वही उसके जिंदगी में वापस आएगा। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे हम कहते हैं विचार की शक्ति, इमोशंस की शक्ति। ऐसी हमारी एक बहुत पावरफुल शक्ति है जिसे हम कहते हैं। आजकल एग्जाम का स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं बच्चे, उनको कैसे खुद को ओवरकम करें। सचिन तेंदुलकर भी बात करें तो पढ़ाई में होशियार नहीं थे। सोचे सचिन ने अपना फेलियर के बाद सुसाइड कर लिया होता तो भारत को इतना बड़ा भारत रत्न मिलता। हमारी अहमदाबाद की ऑफिस में हम एक रिपोर्ट करते हैं, उस रिपोर्ट में पता चलता है कि आप एग्जैक्टली कैसी पर्सनालिटी है, आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट है, कैसे लोगों के साथ आपको रहना चाहिए। इसका नाम है डी। आज के टाइम पे ना सिविक सेंस के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बोलिए। कई बार आप देख रहे हैं ऐसे इंटरव्यू हुए हैं, लोगों को रैंडमली पूछा जाता है कि विच इज द डर्टीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लोग फटाक से बोलते हैं इंडिया। गंगा को मां समझ के पूजते हैं पर उसी गंगा को मैला करते रहते हैं। ऋषिकेश अब इस देश का 2nd गोवा बन रहा है। मुझे इस बात से तो इतना घिन आता है कि लोग केदारनाथ जैसी जगह पे आके, ऋषिकेश जैसी जगह पे आके उनको ड्रग्स करना है, उनको दारू पीना है। फिर आप देखते ना केदारनाथ पे कैसी बाढ़ आती है, वो भगवान का गुस्सा था। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। क्या आपने कभी ज़िंदगी में सोचा है कि आज के टाइम पे खुश रहना भी अपने आप में एक चैलेंज है। आज के पॉडकास्ट को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको ना खुशी की एक अलग इम्पॉर्टेंस आज समझ में आएगी कि खुश रहना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पेन में हो ना तो भी आप खुश रह सकते हो, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो भी आप खुश रह सकते हो। लेकिन खुश कैसे रहा जाता है ये जानने के लिए आपको आज का पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। तो चलिए स्वागत करते हैं आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हिमानी जी का, ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। हिमानी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। थैंक यू। मैं अभी आपका पूरी बायोग्राफी पढ़ रही थी। तो जस्ट मैंने ये सोचा कि इंसान को क्या चाहिए यार, अच्छी खासी बिरला कॉर्पोरेट्स में भी आपने अच्छा काम किया है और अच्छी सैलरी पैकेज था, सब कुछ था। कैसे ये ख्याल आया कि इसको ड्रॉप आउट करके, एक हैंडसम सैलरी को ड्रॉप आउट करके और हैप्पीनेस स्प्रेड करनी है? मैंने ना एक तिबेटियन फिलॉसफी में एक बात पढ़ी थी कि अगर आप समझ लो कि पूरा महासागर है, पूरे पृथ्वी में पूरे सारे महासागरों को मतलब एक समझ लो, और उस महासागर के अंदर कहीं पे एक कछुआ तैर रहा है जो पानी के अंदर तैर रहा है, और वो 100 साल में सिर्फ एक बार अपनी गर्दन ऊपर ले जाएगा और फिर नीचे ले आएगा, और फिर वो वापस 100 साल तक ऊपर नहीं आएगा। और इसके बीच में पूरे समुद्र में एक रिंग तैर रही है, टायर जैसी एक रिंग तैर रही है। तो वो कोइंसिडेंस कितना इम्पॉसिबल होगा, समझ लो पूरे पृथ्वी का एरिया ऑफ महासागर, उसमें एक कछुआ तैर रहा है और वो सिर्फ एक बार अपनी गर्दन ऊपर करता है, वो भी 100 साल में एक बार, और एक रिंग पूरे महासागर में कहीं तैर रही है। तो ये कोइंसिडेंस कितना मुश्किल से होगा कि 100 साल में वो अपना गर्दन बाहर निकाले और उसकी गर्दन वो रिंग से बाहर निकले। अबाउट इम्पॉसिबल। तो तिबेटियन फिलोसॉफी में कहता है कि वो जितना इम्पॉसिबल कोइंसिडेंस है ना, उतना ही इम्पॉसिबल कोइंसिडेंस है इंसान रूपी जन्म लेना। तो इतनी स्ट्रगल, मतलब इतना सब कुछ पास ऑन करके ना इंसान रूपी धर्म, मतलब हम कहते हैं इंसान रूपी हम जन्म लेते हैं। और इतना सुंदर आप पूरे पृथ्वी में देखो कितने जीव हैं, कितने पशु पक्षी जीव जंतु, राइट। और पूरे सारे जीवों में दी बेस्ट बन के आना, दैट इज इंसान। और लोग ये ही नहीं जानते कि इतना मुश्किल जब इंसान रूपी जन्म मिला है, इस जीवन को हमें 100% जीना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ लोग जिंदगी जी नहीं रहे, जिंदगी काट रहे हैं। तो एट दैट टाइम आई रियलाइज कि नहीं, लोगों को ना जीना सिखाना है, खुद भी जीना है और लोगों को भी सिखाना है। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर या लाइफ कोच, जब भी आप बातें करते हो, ट्रेनिंग देते हैं ना, तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, वो है हमारे शब्द, वर्ड्स। तो जिंदगी में ना कैसे शब्द हमें यूज करने चाहिए? मैनिफेस्टेशन के अंदर आप कभी मैनिफेस्टेशन साइंस सीखेंगे ना, तो उसमें शब्द शक्ति का बहुत महत्व बताया गया है। जैसे हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, जैसे हम कहते हैं विचार की शक्ति,
इमोशंस की शक्ति, इंटेंशन की शक्ति, वैसी हमारी एक बहुत पावरफुल शक्ति है जिसे हम कहते हैं शब्द शक्ति। और अगर आपको पता होगा शब्द शक्ति के ऊपर, साउंड के ऊपर आज साउंड हीलिंग होते हैं। म्यूजिक एक थेरापी मानी जाती है। तो कहते हैं जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं वो कभी भी मरते नहीं हैं, वो हमेशा ब्रह्मांड में तैरते ही रहते हैं। हाँ, और ये उसकी तो एनर्जी हमेशा के लिए इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में स्थित हो जाती है। इसीलिए आप जो शब्द बोले ना वो बहुत सोच समझ के बोलने चाहिए। हमारे पुराने लोग होते थे ना, वो क्या सिखाते पता है? वो कहते थे बेटा तेरी जबान पे सरस्वती विराजमान है, हाँ, गंदे शब्द मत बोल, बुरे यस। शब्द मत बोल, कुछ बुरा बोल देते थे तो हमेशा हमें कहते थे शुभ शुभ बोल। तो वो लोग शायद ये साइंस को साइंटिफिकली नहीं समझते होंगे, पर उनको ये पता जरूर था कि हमारे शब्दों का इतना जबरदस्त असर है कि हम जो शब्द बोलते हैं ना, कई बार हमें उसको भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। ऐसा कहते हैं हमारी 3 नाड़ियां होती है, जिसे कहते हैं ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और तीसरी होती है सुषुम्ना नाड़ी। हाँ, तो अगर आप ऑब्जर्व भी करेंगे ना तो पूरे दिन में हम दोनों नॉस्ट्रल से सांस नहीं लेते होते, कोई एक नॉस्ट्रल हमेशा एक्टिव होती है। तो कभी ईडा नाड़ी चल रही है, कभी पिंगला नाड़ी चल रही है। पर कभी कभी ऐसा समय आता है 24 घंटे में कि जहाँ पे हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। और ऐसा कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी जब इंसान की चल रही हो और उसी वक्त जो सोच ले वही शब्द अगर वो कोई बोल रहे उस वक्त, तो वही उसके जिंदगी में वापस आएगा। तो इसीलिए हमें तो पता नहीं 24 घंटे में वो एक्टिव कब है, और हमने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ नेगेटिव बोल दिया और वही हमें जिंदगी में भुगतना पड़ा। तो इसीलिए अवेयरनेस दिखानी चाहिए कि हम जो नहीं चाहते हैं ना वो शब्द हमें कभी नहीं बोलने चाहिए। लोग क्या कहते हैं, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं, इससे तो अच्छा तू मर जा। क्या तुम सच में चाहते हो मरना? राइट? कि ये तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन है, मोस्टली फ्रस्ट्रेशन है, 99% फ्रस्ट्रेशन है। राइट? क्योंकि सुसाइड के बारे में हजारों लोग सोचते हैं, करते सिर्फ 1% है। राइट? तो मैक्सिमम लोग सुसाइड करना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते, बोलते जरूर है। पर जब तुम मरने की बातें बोलते हो तो तुम मरने वाली एनर्जीज अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हो। तुम खुद की अपनी डेथ अट्रैक्ट करते हो या किसी और की अट्रैक्ट करोगे, या डेथ जितनी नेगेटिव सिचुएशन तुम्हारे जीवन में अट्रैक्ट होगी। तो कहने का मतलब जो नहीं चाहिए उसको बोलो मत। हमेशा मैं एक चीज सिखाती हूँ, जिंदगी में 2 चीजें तय कर लो, मन चाहा, अनचाहा। हमें अनचाही चीजें जो नहीं पसंद है। मैं अक्सर, मेरे पास जब काउंसलिंग में लोग आते हैं, वर्कशॉप रिट्रीट में आते हैं, तो मैं क्या कहती हूँ कि बताओ आप वर्कशॉप में क्यों आए, आपको क्या चाहिए? तो बोले मैम मुझे ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ये ऐसा नहीं चाहिए, इसका स्वभाव ऐसा नहीं चाहिए। बोला तुम्हें नहीं चाहिए का लिस्ट बनाया, तुम्हें क्या चाहिए वो बात करो ना। तो तब पता चलता है कि लोग बोलते भी अनचाहा है, सोचते भी अनचाहा है। नहीं चाहिए ना उसका लिस्ट जीवन में क्लियर होता है, पर चाहिए क्या उसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती। और इसलिए तुम अनचाहा सोचते हो, अनचाहा बोलते हो, तुम्हारे जीवन में अनचाही चीजें ही होती है। तो मेक श्योर अगर आपको जीवन बदलना है तो अपने मनचाही चीजों पे फोकस करो। अभी जैसे मैम हम साउंड हीलिंग की बात कर रहे हैं, है ना? तो काफ़ी लोग साउंड हीलिंग या इसकी बात करें तो माउंटेन्स में जाते हैं। आप भी काफ़ी सारे रिट्रीट प्रोग्राम करवाते हैं, माउंटेन्स में करवाते हैं, है ना? मुझे थोड़ा-सा बताइए साउंड हीलिंग के बारे में कि वो कितनी इफ़ेक्टिव होती है हमारी लाइफ के लिए? साउंड हीलिंग बहुत पावरफुल चीज़ है जो हमारी रिट्रीट्स में भी हम लोगों को करवाते हैं। बिकॉज जी। आपको पता है म्यूजिक, ध्वनि, साउंड अपने आप एक शक्ति है, उसके पास एक तरंग है, उसके पास वाइब्रेशन है। हमारे पुराने लोग जो होते थे, आपको पता है राग का पावर क्या होता था? ऐसे ऐसे राग होते थे कि जिसको गाने से आग प्रज्वलित हो जाती थी। आप सिर्फ राग गा रहे हो और आग प्रज्वलित होती थी। आपको पता है ऐसे राग होते थे जिससे बारिश होती थी, जैसे राग मल्हार, जैसे उसको मतलब ऐसे परफॉर्म किया जाता था कि राग मल्हार गाने से बारिश आ गई, ऐसे एग्जाम्पल है। तो ध्वनि की ना बहुत ज़बरदस्त शक्ति होती है। और ध्वनि की बात करें तो आज बहुत सारे ध्वनि के ऊपर रिसर्च हो रहे हैं। जैसे आप बहुत सारी जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर मैंने कुछ हॉस्पिटल्स में इतने एडवांस रिसर्च देखे हैं जहाँ पे मानो कि आपको डायबिटीज़ है तो आपको स्पेसिफिक ध्वनि सुनाई जाती है। आपको ब्लड प्रेशर है तो उसको दूर करने के लिए आपको साउंड हीलिंग बोला जाता है। और उसके अंदर साउंड बेल तो यूज होते हैं, प्लस साथ में जैसे किसी तकलीफ के अंदर मानो गिटार की साउंड अच्छी है तो किसी में तबला की साउंड अच्छी है, किसी में नेचुरल नेचर के वॉइसेस अच्छे हैं, तो ऐसी 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 थेरापी, किसी में कुछ राग अच्छे हैं। तो इस तरह से लोगों को तकलीफ हो और ध्वनि से उसको ट्रीट किया जा सकता है। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। लोगों ने अपने इंसोमेनिया, डिप्रेशन जैसे मतलब रोग जो होते हैं उसको म्यूजिक थेरापी से ठीक किया है। गलती से भी नेगेटिव म्यूजिक मत सुनना, क्योंकि कहते हैं हर गाने का अपना एक पावर होता है। जब आप पॉजिटिव गाने सुनते हैं तो पॉजिटिव फीलिंग आती है, मोटिवेशनल गाने मोटिवेट कर देते हैं, रोमांटिक गाने आपका प्यार जागृत कर देते हैं, और वैसे ही सैड गाने आपके अंदर छुपे हुए पेन को उजागर करते हैं।
आप कितने भी अच्छे मूड में हैं, आप ट्राई करना 3 से 5 सारे सैड सॉन्ग सुनना, हाँ, तड़प तड़प के इस दिल से ऑटोमेटिकली मूड शिफ्ट। तो तुरंत आपको ना आपकी हाँ, मेमोरीज जो होगा ना, माइंड क्या करेगा, जो म्यूजिक है ना वही मेमोरी रिकॉल करवाएगा। यस तो यस जैसे ही यस। आप तड़प तड़प के सुन रहे हैं, आपकी जिंदगी में आप जहां जहां तड़पे हो ना, सब बाहर आ जाएगा। तो हो सकता है कि बार बार अगर आप नेगेटिव गाने सुनने के हैबिट में आ गए, तो आप नेगेटिव इमोशन को बार बार रिक्रिएट कर रहे हो, और जिससे आप अपने भविष्य में नेगेटिव इमोशंस को और नेगेटिव परिस्थिति को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो हमारे वर्कशॉप में हम लोगों को रूल बनवाते हैं कि गलती से भी सैड सॉन्ग हम नहीं सुनेंगे, हम ओनली हैप्पी म्यूजिक को हैप्पी सुनेंगे। म्यूजिक, दैट यस। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऐसा ही सेकेंड थेरापी जो हम कराते हैं, दैट इज कॉल्ड साउंड हीलिंग। तो साउंड हीलिंग से इंसान का जो मन होता है, उसके जो बोलते हैं हर एक सेल के अंदर जो ध्वनि होती है ना, वो इंसान को हील कर देती है। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थेरापी। पर साउंड हीलिंग की बातें नहीं था, साउंड हीलिंग को फील करना पड़ेगा, फील आपको करना। एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैम, आप ना रिट्रीट के लिए हिमालयाज़ में लेके जाते हैं, है ना, हाँ पहाड़ों पे लेके जाते हो, हाँ, क्यों वही लोकेशन चूज़ की जाती है? यस। जो प्रकृति होती है ना, नेचर जो होता है ना, उसके पास एक बहुत बड़ा पावर होता है, जिसे हम कहते हैं हीलिंग का पावर। जी। नेचर में आप जब भी जाते हो ना, तो आप बहुत हील हो जाते हो। आपको पता है, कभी आप बहुत बीमार हो तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि जाओ थोड़ा घूम के आओ, हाँ, थोड़ा राइट? घूम के आओ, तो आप जब यस। प्रकृति में जाते हो, हर एक चीज प्रकृति की जो होती है, वो अपने वाइब्रेशंस कैरी करती है, और प्रकृति के वाइब्रेशंस जो होते हैं ना, वो सबसे बेहतरीन होते हैं। तो हैप्पीनेस के अंदर हमारा एक स्पेशल चैप्टर होता है, जिसमें हम लोग स्पेशली सिखाते हैं कि नेचर से कैसे कनेक्ट होना। हमारी 4 डेज लोनावला में जब रिट्रीट होती है, तो हम लोगों को माउंटेन पे ले जाते हैं, और हाफ डे सिर्फ आप माउंटेन पे रहते हो, और वहां पे बैठ के आप नेचर से, प्रकृति से कैसे कनेक्ट होना, कैन यू बिलीव, प्रकृति से कैसे बातें करना, ये भी हम सिखाते हैं। और हमारे पार्टिसिपेंट ये एक्सपीरियंस करते हैं कि नेचर उनके साथ बात कर रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम नेचर में इसीलिए ले जाते हैं कि ताकि वो नेचर में जाके अपने आप को हील कर सके। तो हमारी 4 दिन 8 दिन की रिट्रीट हम ऐसी जगहों पे करवाते हैं। अभी हम आते हैं थोड़ा-सा, जब हम अर्ली एज में होते हैं ना, जैसे हम स्टूडेंट्स की बात करें, हम्म, है ना? कैसे वो चीज़ उनको बताई जाए कि आपकी खुशी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म, आजकल एग्ज़ाम का स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं बच्चे, हम्म, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि कैसे एग्ज़ाम को करेंगे, या फिर हम यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी भी बात करें, तो वो भी बहुत स्ट्रेस में है। वो कैसे खुद को ओवरकम करें? हम्म। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये बच्चे जो हैं, जो खास करके उन बच्चों की बात कर रही हूँ, कि वो इतने स्ट्रेस में होते हैं कि आज इंडिया में स्टूडेंट सुसाइड रेशियो आप देख लो यस। कितना हाई है। 3 इडियट्स फिल्म में भी इस सब्जेक्ट के ऊपर बात की गई है। बिल्कुल। तो मतलब आप सोचिए कि एक बच्चा अपनी पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंस दे देता है कि उसको लगता है कि मेरे फेल नहीं, मार्क्स भी कम आ गए तो मतलब मेरा जीना बेकार है, यस। और वो मर जाते हैं। जो सुसाइड करने वाले, ऐसा नहीं है कि फेल है, उसमें मार्क्स भी जो उन्होंने एक्सपेक्ट किए नहीं थे वैसा हो गया, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। जबकि उनको कौन बताए कि जिंदगी में जब तुम आगे बढ़ोगे ना, शायद इस मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं होगी। करेक्ट। आज ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, बट वो जिंदगी और मौत, मतलब इसके लेवल पे आप अगर उसको तोड़ रहे हो तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो सिर्फ एक मार्क्स, एक सब्जेक्ट की तेरी थोड़ी बहुत टैलेंट है, बाकी उसके ऊपर जिंदगी कितनी महान है, कितनी ब्यूटीफुल है, ये बच्चों को आपको ना समझाने की जरूरत है। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर भी बात करें तो वो पढ़ाई में होशियार नहीं थे, और कभी ना कभी वो भी अपनी पढ़ाई में कोई सब्जेक्ट में फेल हुए थे। सोचिए, सचिन ने अपना फेलियर के बाद सुसाइड कर लिया होता तो भारत को इतना बड़ा भारत रत्न मिलता। बिल्कुल। उन्होंने तो देखो आज इतना टॉप पे अपना, क्योंकि उन्होंने पर तराशा कि ये नहीं, पर ये मेरी टैलेंट है, क्रिकेट इज माय टैलेंट, अपना फील्ड पहचाना और उसमें आगे बढ़े। आज महाराष्ट्र बोर्ड में वो कभी फेल हुए थे, और महाराष्ट्र बोर्ड में आज उन्हीं के ऊपर पूरा चैप्टर आता है। हाँ, यस। लोग पढ़ते हैं सचिन तेंदुलकर की जिंदगी के बारे में। तो सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। मुझे ये बच्चों के बारे में बहुत सिंपैथी है कि उनको, जैसे अगर आप कोई भी सक्सेसफुल इंसान से बात करना और उसको पूछना कि मुझे बताओ कि आपके 10th के अंदर मैथ्स के अंदर कितने मार्क्स आए थे, उसको याद तक नहीं याद होगा। नहीं होगा। आप खुद ही यस। सोचो ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अगर मैं मार्क्स, आपको याद भी नहीं। अरे मैं ये पूछती हूँ कि आपके 5th स्टैंडर्ड में हर सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर थे, 5 चैप्टर भी हमें याद नहीं है, हाँ। राइट? तो जिंदगी जब आगे बढ़ जाती है, उस वक्त के लिए वो इंपॉर्टेंट था, आगे बढ़ोगे और चीजें आएगी, तो वो आपकी जिंदगी और मौत, मतलब अगर इस लेवल पे आप इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो इसका इंपॉर्टेंस जरूर कम करना चाहिए। इट्स ओके। और कभी फेल हुए तो उस गलती से सीखो, गलती होती है, कुछ गड़बड़ हुई है, कोई बात नहीं, ये यहाँ से लाइफ खत्म नहीं होती तुम्हारी लाइफ में। तो और अगर तुम इतनी छोटी सी एग्जाम को फेस आज नहीं कर पा रहे हो, सुसाइडल थॉट्स में आते हैं या जिंदगी में हार मान लेते हो, तो अभी जिंदगी तो बहुत लंबी और बहुत सारी एग्जाम्स आएगी। बिल्कुल। तो क्या हर एग्जाम पे हम ऐसे ही रिएक्शन देंगे? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। आज के टाइम पे ना रिलेशनशिप के ऊपर आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है? हाँ लोग हैप्पी ही नहीं हैं। हाँ हाँ क्यों लोग इतने ज़्यादा कंप्लेन में जा रहे हैं, या ये सब चीज़ें हैं? और हाँ। अगर कोई बहुत ज़्यादा पेन से निकल रहा है, हार्ट ब्रेक से निकल रहा है ना, हम्म,
उस टाइम पे अगर हम उससे हैप्पीनेस की बातें करें ना, उसको समझ में नहीं आती है। हम्म उसको हम्म लगता है कि हम्म। दुनिया का सबसे बड़ा गम, सबसे बड़ा दुख उसी को लगा हुआ है है ना? वो ही दुख में है, बाकी तो हाँ हाँ बस हाँ दुनिया अलग चल हाँ रही है। हाँ हाँ। उस केस में कैसे मतलब उसको मोटिवेट किया जाए, कैसे हाँ। समझाया जाए, और वो क्या तरीके होते हैं जिससे उसके अंदर भी एक हैप्पीनेस और एक उम्मीद जगे? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बिकॉज इंडिया में आज आप देखो तो मैंने हाँ। बहुत लोगों को देखा है देवदास बन के घूमते हुए। यस। क्योंकि मैं पूछती हूँ क्या हो गया, बोले दिल टूट गया, कोई मुझे छोड़ गया, मुझे मेरा ब्रेकअप हो गया। ठीक है, ब्रेकअप हुआ है, आई अग्री, इट्स पेनफुल, राइट, वो बराबर है। पर उसके कारण आप पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर देते हो। आपको पता है बहुत सारे लोग नशे में चले जाते हाँ। हैं, यस। ड्रग्स लेना चालू कर देते हैं, अल्कोहल लेना चालू कर देते हैं। और हमारे पास ऐसे देवदास जैसी मूवी भी होती है जो हम यस। सीखते हैं हाँ, कि कुछ भी प्रमोट दिल करते टूट हैं जाए कि तो फिर यही यस। होता है। ब्रेकअप के अंदर लोग आके डिप्रेस हो जाते हैं और ब्रेकअप में भी आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे भी लोग देखे, दिल टूट गया। अरे करेक्ट। भाई, तुझे पता है इस दुनिया में तेरा जो प्यार है ना, उसकी तो कोई लेवल नहीं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्यार किसी ने किया था ना, वो था कृष्णा। हाँ। कृष्णा से ऊपर इस दुनिया में किसी ने प्यार नहीं किया होगा जो कृष्णा और राधा का प्यार था। आज सदियां बीत गई फिर भी हम राधा कृष्णा जपते हैं। बिल्कुल। तो सोचिए, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, बट हुआ क्या? आज की हम्म। भाषा में बात करें तो ब्रेकअप। हम्म। आज की भाषा में बात करें तो कृष्ण को अपना प्यार नहीं मिला था। और चाहते तो कृष्ण भी तो ड्रगिस्ट बन सकते थे, कृष्ण भी तो सुसाइड कर सकते थे, कृष्ण भी बिल्कुल। तो उदास रह सकते थे। कभी ऐसा नहीं किया। हम्म। हमेशा हंसते रहे, सात्विकता के मार्ग पे चले, खुश रहे। तो हम्म। ये दुनिया को संदेश दिया कि मैं भगवान था, मैं तो जो चाहे वो लिखवा सकता था, फिर भी मैंने ब्रेकअप लिखवा के जिंदगी को जिया। ये मेरा उद्देश्य है मेरी जिंदगी का, कि तेरा यस। कभी दिल टूट जाए तो मुझसे मोटिवेशन ले। कृष्ण खुद भगवान थे और चाहते तो अपने लिए क्या कुछ नहीं लिखवा सकते थे। बिल्कुल। अपनी लाइफ कितनी महान लिखवा सकते थे, फिर भी कैसी कैसी चीजें उन्होंने अपने जिंदगी में देखी। सबसे पहला, जन्म होते ही अपनी माँ से अलग हो गए। जन्म होते ना बच्चे को नीड होता है, क्रेव होता है उसका, माँ उसको चाहिए होता है हर एक सेकंड। जन्म होते ही माँ से अलग हो गए। जन्म भी कहाँ हुआ हमारे, आप देखो छोटे छोटे लोग, मतलब हर एक इंसान का सपना होता है कि मेरे बच्चे की डिलीवरी हो तो अच्छी हॉस्पिटल अच्छे में हो, हॉस्पिटल में। राइट। यस। लोग अब मतलब पैसा नहीं है तो भी जोड़ के ऐसी जगह पे ले जाते हैं कि बच्चे की डिलीवरी बेस्ट। बेचारे तो कृष्ण का तो जन्म जेल में हुआ। जेल में जेल हुआ। कोई यस। जगह है क्या? अब सोचो उसके बाद उसके बचपन को अगर आप देखेंगे तो कितना स्ट्रगल वाला बचपन। मतलब जन्म से ही माँ पिता छूट गए, जन्म जेल में हुआ, बचपन पूरा मौत मंडरा रही है सर पे, हाँ। राइट। अलग अलग थ्रू आउट द राक्षस, अलग लाइफ। अलग अवतार यस। लेके सिर्फ मारने आ रहे, मारने आ रहे। अब सोचो यार, आपका बच्चा कहीं खेल रहा है, आपको पता हो कि उसके ऊपर खतरा है, आप 2 मिनट चैन से ना बैठ पाए, राइट। और कृष्ण का तो पूरा बचपन, कभी ये अवतार कभी वो अवतार बन के राक्षस तुम्हारी जान के पीछे पड़े, और जान लेने वाला कौन? खुद तुम्हारा सग्गा मामा। हाँ। इससे बड़े दुख कोई बात हो सकती है? जब आपका कोई अपना आपसे आपसे आपके खिलाफ चला जाए तो भी आप हर्ट हो जाते हो, और आपको पता चले कि आपका अपना ही आपके मौत के पीछे षड्यंत्र कर रहा है, तो यस। सोचिए। और उसके ऊपर आप देखो, आप किसी भी अपनों को बहुत नफरत करते हो, पर अगर मैं कहूँ कि उसको मार दो, आप शायद मार नहीं पाएंगे। पर कृष्ण को तो ये भी करना पड़ा, अपने यस। सगे मामा की हत्या करनी पड़ी, राइट। तो आप देखिए उनकी लाइफ कितनी सारी मुश्किलों से भरी पड़ी थी, और इतना सब कुछ था उसमें। कुछ पॉजिटिव चैप्टर, राधा जी आते हैं, प्यार हो जाता है, कितना पवित्र प्यार। पर हुआ कि अपनी राधा से भी तो अलग होना पड़ा। तो कहते हैं ना कि कृष्ण की जिंदगी में सब कुछ छूटता गया। माँ छूटे, पिता छूटे, राधा छूटे, साथी संगी छूटे, पूरी जिंदगी कितनी स्ट्रगल में रही। यस। गोकुल छूटा, मथुरा छूटा, सब छूटा, पर एक चीज नहीं छूट पाई, और वो थी उनकी मुस्कान। अब देखो, यस। कृष्ण का कोई भी फोटो देखो, आज तक आपने कोई कृष्ण की रोती हुई, सीरियस, अपसेट, दुखी मूरत नहीं देखी होगी। कृष्ण मतलब मुस्कुराहट, कृष्ण मतलब ब्यूटीफुल स्माइल। कृष्ण भगवान को हम कितना भी बोले, पर अगर कृष्ण की लाइफ के सारे प्रॉब्लम अगर आज की दुनिया में किसी भी एक इंसान के जीवन को मिल जाए तो वो जी ना पाए, हाँ, पॉसिबल ही नहीं पॉसिबल है, ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। राइट। यस। तो कहने का मतलब, अब सिर्फ हम लोग जब भगवान का नाम लेते हैं, मुझे यही लगता है कि हम ये गलती कर रहे हैं। हाँ। भगवान को सच में इम्प्रेस करना चाहते हो ना, तो उसका यस। नाम नहीं लेंगे चलेगा, पूजा अर्चना नहीं करेंगे चलेगा, पर उसके जो गुण है ना वो अपना लो। यस। आपके भगवान आपसे खुश हो जाएंगे। सिर्फ कहते हैं ना, राम का नाम लेने से राम खुश नहीं होते, राम का काम करने से राम खुश होते हैं। यस। यानी सही मार्ग पे चलो, अच्छे काम करो। आप बुरे काम कर रहे हो, आप किसी का बुरा कर रहे हो, आप पूरे नेगेटिविटी से भरे हो, और फिर आप राम का नाम लोगे तो राम हेल्प नहीं करेंगे। राम ये चाहेंगे कि मेरे नाम लेने से पहले मेरे गुण भी तेरे अंदर आने चाहिए, बिल्कुल। राइट। या आपने जैसे ये शुरू करा हैप्पीनेस क्लब, जब आपने स्टार्ट किया, आपने ना इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करी है ना? जैसे आप हीलिंग के लिए भी करते हैं, योगा भी है इसमें, है ना? बहुत सारी म्यूजिक साउंड थेरेपी के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं। तो ये कैसे माइंड में आया कि खुशी इससे नहीं मिल रही है तो चलो ये करते हैं, हाँ इससे मिलेगी, हाँ है ना? हाँ। तो वो क्या मैजिक है, वो बताइए थोड़ा सा।
दुनिया में ना इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी वैरायटी है, इतने सारे नेचर है, इतने जी। सारे ब्रेन है, तो हर एक इंसान ना अलग है। आपको पता है हम्म। हमारी अहमदाबाद की ऑफिस में हम एक रिपोर्ट करते हैं जिसका नाम जी। है डीएमआईटी रिपोर्ट, हाँ हाँ। डर्मेटोग्लाइसिस मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। तो इसके अंदर आपकी 10 फिंगरप्रिंट्स हम लेते हैं और उसके ऊपर पूरा एक रिपोर्ट बनाते हैं, आपकी ब्रेन एनालिसिस करके ब्रेन का रिपोर्ट। ओके। और उस रिपोर्ट में पता चलता है कि आप एग्जैक्टली कैसी पर्सनालिटी है, आपके अंदर हम्म। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट है, कैसे लोगों के साथ आपको रहना चाहिए। और उसमें हमने एक चीज़ नोटिस करी कि हमने आज तक जितने भी रिपोर्ट्स किए, अब जी। आपको पता है हर एक इंसान की फिंगरप्रिंट्स अलग है। हाँ। और हर एक इंसान यस। की जो फिंगरप्रिंट्स अलग है ना, फिंगरप्रिंट्स का डायरेक्ट ब्रेन कनेक्शन है। एंड दैट शोज कि इस दुनिया के हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है। तो आज हम्म। तक हमारे सारे रिपोर्ट्स में हमने हजारों रिपोर्ट कर दिए पूरे वर्ल्ड में, पर एक भी रिपोर्ट एक भी इंसान के जैसा नहीं आया। हम्म। दैट शोज कि इस दुनिया का हर इंसान यूनिक है। हम गलती यही करते हैं कि हम जैसे हैं हम चाहते हैं सामने वाला भी ऐसा ही हो। करेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता, हर एक इंसान अलग है। तो इसीलिए किसी के लिए मेडिटेशन थेरापी अच्छी है तो किसी के लिए साउंड हीलिंग थेरापी अच्छी है, हम्म। किसी के लिए रेकी थेरापी अच्छी होती है तो किसी के लिए कुछ हिप्नोसिस थेरापी अच्छी होती है, किसी को एनएलपी से फायदा होता है तो किसी को और कोई अलग थेरापी से फायदा होता है। तो मैंने अपने आप की एक्सपर्टीज इसलिए बढ़ाई कि मैं सब कुछ सीखूं कि मेरे पास जो भी कैटेगरी का बंदा हो, ये जी। नहीं तो ये नहीं तो वो, पर उसके जीवन में हम बदलाव ला सके। क्योंकि बिल्कुल। आप देखो, योगा कर लो कि जिम कर लो, आप जॉगिंग कर लो कि जुम्बा कर लो, गोल अपना पर्पस एक ही है कि हेल्दी होना है, फिट होना है। फिर रास्ते आप अलग अलग चूज कर सकते हो। तो मैंने हम्म। सारे रास्तों की एक्सपर्टीज इसलिए ली कि जो भी बंदा आया हाँ। उसको मैं उसके रास्ते से ट्रीट कर सकूं। मुझे बहुत सही लग रही है ये चीज़ कि कहीं न कहीं मतलब इस तरीके से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। आज का जो हम्म। लाइफ़स्टाइल है ना, उसके हम्म। लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं मैम आपसे ये जानना चाहती हूँ अभी कि कोई एक ऐसा मैसेज या कोई एक ऐसी चीज़ जो आपके दिल को छू गई हो कि यार ये मैंने कुछ तो भी जादू कर दिया है। ऐसा कोई क्लाइंट जिसने आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर किया हो कि मैंने आपके साथ में ये चीज़ करी, उसके बाद मेरे साथ ये हो गया? आई टेल यू, मैं नाम नहीं ले सकती, पर हमारे एक पार्टिसिपेंट है हाँ। तो जिनके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मतलब जब वो हमारे वर्कशॉप में आए तो वो अकेले आए थे और उनके वाइफ हमारे वर्कशॉप में नहीं आए थे। सो मैंने मतलब मेरे साथ वो वर्कशॉप में आए और वर्कशॉप के एंड में वो बहुत रोए। और मैंने उनको पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो बोले मैम आपके वर्कशॉप के बाद मुझे मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी गलतियाँ समझ में आ गई। बोले मैं इतना गुस्से वाला इंसान हूँ और मैं ऐसा बिहेवियर अपने घर परिवार के साथ करता हूँ कि मतलब ऐसा हो सकता है कि ऐसा मैंने मुझे याद नहीं कि हफ्ते में एक बार भी ऐसा गया हो कि जहाँ पे मैंने अपनी वाइफ़ के ऊपर हाथ ना उठाया हो। ओह! वो अपनी वाइफ को मारते थे, बच्चों को मारते थे और आप देखो तो बैड हैबिट्स का सारा शिकार बने हुए थे। हाँ। और जब वो वर्कशॉप अटेंड करते हैं और उनकी लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उनको ये सब कुछ समझ में आता है। हमारे वर्कशॉप में हम हर एक के ऊपर बात करते हैं, स्त्री शक्ति भी क्या होता है, अपने घर की स्त्री को कैसे रखना चाहिए, कैसे बिहेवियर होना चाहिए हुँ। और सब कुछ, और जाके उसके पैर पकड़ के उसकी माफ़ी माँगते हैं। और इतना अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन वाओ! आज मतलब उसके बाद तो वो एक टाइम आया कि वो स्पेशली उनकी वाइफ मुझे ऑफ़िस में मिलने आए और मुझे हग करके इतना रोए और मुझे कहते हैं कि आपकी वजह से मुझे ये ब्लेसिंग मिला। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि वर्कशॉप के बाद आज ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए, मुझे एक बार भी उन्होंने मेरे पे हाथ नहीं उठाया। और वाओ! जब मैं वो एक्सपीरियंस सुनती हूँ, मुझे लगता है कि मतलब वैसे हमारे पास एक्सपीरियंस ऑफ लोगों ने पैसा कमाया हो, घर ले लिया हो, बीमारी ठीक करी हो, डिवोर्स लेने वाले कपल हैप्पीली रहने लगे हो, ऐसे एक्सपीरियंस है। बट दिस एक्सपीरियंस टच माय हार्ट हुँ, कि आज मतलब जो शादी के ऑलमोस्ट 17-18 साल तक जो चेंज नहीं जी। हुआ, वो वर्कशॉप के बाद चेंज हो गया। हुँ। तो एंड इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग हमें पता ये जैसे आप बात कर रहे हैं कि नारी शक्ति के बारे में बताते हैं और चीज़ों के बारे में बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मुझे लगता है कि हर घर पे भी ये शिक्षा देनी चाहिए हुँ, कि लाइफ में अगर आपके साथ में कोई है ना, तो उसका पर्टिकुलर क्या रोल है और क्या इम्पोर्टेंस है। तो हुँ। आई थिंक आप वो इम्पोर्टेंस रियलाइज़ करा देते यस, हैं। यस। वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे अभी जानना है कि ये जो मिड लाइफ क्राइसिस आते हैं ना, हाँ, तो बहुत भयंकर होते हैं। हम समझ हाँ, नहीं पाते कि जो हम अभी तक कर चुके हैं वो बेस्ट था हाँ। या आगे जो होना है वो बेस्ट है। हुँ, और कभी-कभार ऐसा लगता है ना मैम लाइफ में कि हम बहुत ज़्यादा अचीव कर चुके हैं। फिर हुँ, एकदम से ऐसा सेटबैक आता है कि ऐसा लगता है कि क्या हो गया, मतलब हुँ, ये क्यों हुँ, हुआ? हुँ, हुँ, अब वहाँ पे हैप्पीनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ हुँ, ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिप्रेशन में चले हुँ, जाएँ, है हुँ, ना? हुँ, तो वहाँ पे क्या हीलिंग रिक्वायर्ड है? हुँ। खुद को हील करने के लिए कोई एक ऐसा पर्सनल टिप जो आप हमारे ऑडियंस को दे पाएँ?
मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में कहेंगे तो ऐसा होता है कि जब हमें एक रियलाइज होता है कि हमने काफ़ी सारी ज़िंदगी निकाल ली, हाँ। ज़िंदगी का बहुत सारा अच्छा समय जिसे हम यंग डेज कहते हैं वो चले गए हैं, और अब आगे के फ्यूचर से हमें डर लगता है क्योंकि अब हम अपने आप को बूढ़ा होता हुआ विजुलाइज कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए, और ज़िंदगी में उस वक्त हमें बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि हमको ये करना था, हम ये नहीं कर पाए, गलतियाँ रियलाइज़ होती है बहुत सारा, और इसीलिए मिड लाइफ क्राइसिस में हम लोग मोस्टली दुखी होते हैं, उससे अपसेट हो जाते हैं, उससे मतलब इसलिए कई बार लोगों को मिड लाइफ क्राइसिस की वजह से डिप्रेशन आता है। हाँ, वो जी नहीं राइट? पाते, उस एज को जी नहीं पा रहे हैं। यस। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? तो मैं खास कहूँगी कि जो मिड लाइफ वाले लोग हैं ना, उनको साल में 2, 5, 10 दिन तक का एक वैकेशन प्लान करना चाहिए। और वो वैकेशन किसके साथ होना चाहिए? वाइफ के साथ, बच्चों के साथ नहीं, सॉरी, खुद के साथ। इट्स अ सेल्फ वैकेशन, जिसमें आप दुनिया को छोड़ के थोड़ा सा समय खुद के साथ जियोगे, खुद के साथ रहोगे, जिसे हम कहते हैं सोलो ट्रैवल। मैं सोलो ट्रैवल पे बहुत बातें करती हूँ, मेरे सोलो ट्रैवल पे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, और मैं खुद पिछले 15 सालों से सोलो ट्रैवल कर रही हूँ। एज अ फीमेल कोई आपको कहेगा कि आप सोलो ट्रैवल चले जाओ, और मैं सोलो ट्रैवल जो जाती हूँ वो बहुत, मतलब ऐसा होता है कि मैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन नहीं, मैं महीना महीना सोलो ट्रैवल पे जाती हूँ। और महीना सोलो ट्रैवल में जाती हूँ, सबसे पहले तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती हूँ। नो फोन, नो सोशल मीडिया, जस्ट विथ माई सेल्फ। मुझे ऑफिस का टेंशन नहीं लेना है, मुझे दुनिया में क्या चल रहा है वो नहीं देखना है, मुझे अपने आप को टाइम देना है। बट मैं जितनी भी बिखरी हुई होती हूँ, और जब मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ ना, मैं अपने आप को बहुत सॉर्टेड पाती हूँ। तो मैं मिड लाइफ वाले लोगों को यही कहूँगी कि वो 5-7 दिन का भी वैकेशन हो सकता है, कोई अच्छी डेस्टिनेशन पे चले जाओ, वहाँ रुको, खुद के साथ डिनर पे जाओ, खुद के साथ लंच डेट खुद के साथ, ब्रेकफास्ट की डेट खुद के साथ, जो भी करना है, घूमो फिरो सब कुछ। हाँ, मोबाइल में मत घुसे रहना, सेल्फ के साथ रहना। एंड हो सकता है तुम्हारी खुद की सेल्फ भी तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करना चाहती थी और तुमने उसको नहीं सुना, राइट? आपके घर में आप अपनी वाइफ को टाइम नहीं देते, वो कितनी चिल्लाती है, क्वालिटी टाइम दो, मुझे सुनो, राइट? तो वैसा ही आपकी सेल्फ भी तो है जो आपको बहुत कुछ कहना चाहती है, एंड आप अपने लिए समय ही नहीं निकालते। तो वो 2, 5, 10 दिन का वैकेशन जो होगा ना, वो आपको जो बिखरे हुए हो ना, उसको पूरा संवार देगा, आपको आने वाले समय के लिए गाइडेंस देगा। हो सकता है आपके पास की चीज़ों को भी वो हील करना शुरू कर दे। तो दैट मीन्स आई जस्ट टेल पीपल दैट जस्ट टेक अ स्मॉल वैकेशन, एंजॉय विथ योर सेल्फ, मजा करो, कोई टेंशन नहीं, कोई काम नहीं, हो सके तो फोन भी स्विच ऑफ कर दो, राइट? बट उस वक्त अपने आप के साथ रहो, आपको खुद से ज्यादा और कोई टीचर सिखा ही नहीं सकता। एक टाइम था ना मैम, जैसे बोलते थे कि खुश रहना सीखो, या हमारे पूर्वज भी कहते थे कि ऐसे मुंह बना के मत रहो, थोड़ा सा हैप्पी रहो, खुश रहो। आज वो टाइम आ चुका है कि हमें हैप्पीनेस खरीदनी पड़ रही है, हमें हैप्पीनेस को फील करना पड़ रहा है ना? इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्यों खुशियां खरीदनी पड़ रही है इंसानों को? क्योंकि आज ना हम अंदर से खाली हो गए हैं, हम बाहर 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 ही सब कुछ मतलब कहते हैं ढूंढते रहते हैं, बट हमारे अंदर क्या है, हम कितने स्पेशल है, भगवान ने हमें क्या बना के भेजा है, उसके बारे में हम जानते ही नहीं। आप सोचो, लोगों से आप बात करो, आप उनको पूछो पॉलिटिक्स के बारे में, घंटों तक बता सकेंगे, डिबेट कर सकेंगे, क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन, अरे आज इतना स्कोर हुआ, सब पता है, कब कौन सी मैच है सब पता है, फिल्मों के बारे में पता है, पूरी दुनिया की गॉसिप पता है। तुम खुद के ऊपर बात करो, चलो तुम कैसे हो, तुम्हारा नेचर कैसा है, लोग 10 मिनट में बंद हो जाते बोलना, क्योंकि इससे ज़्यादा वो अपने बारे में जानते ही नहीं है। तो जो फील्ड में तुम्हें शायद जाना भी नहीं था, तुमने इतना रिसर्च कर लिया, तुम्हें क्रिकेटर बनना भी नहीं, पर तुम घंटों क्रिकेट के लिए दे देते हो अपने इस जीवन के, तो तुम्हें अपने लिए कितना समय दिया, तुमने अपने आप को जानने के लिए कितनी एफर्ट्स लगाई, तुमने अपने लिए अपना ज्ञान कितना पाया। तो फिर जब तुम खुद को जानती नहीं, जिस प्रोडक्ट को तुम खुद को मतलब जिस प्रोडक्ट को तुम जानते ही नहीं हो, उस प्रोडक्ट का बेस्ट इस्तेमाल कैसे करोगे? सिंपल, आपके पास आज घर में आप टीवी, फ्रिज कुछ भी लेके आओ, हमेशा एक मैनुअल आता है हाउ टू यूज। अगर आपको पता ही नहीं तो आप उस टीवी को बिगाड़ दोगे, राइट? अब तो आप ये कुछ भी लाते हो, आप तुरंत ट्यूटोरियल करते हो कि भाई ये कैसे यूज करना है, ताकि आप सीखोगे तो ही यूज करोगे ना। तो वैसे ही आप खुद के बारे में कितना जानते हो? नहीं जानते, इसलिए फिर बाहर बाहर मेहनत करते रहते हो। तो सबसे बेस्ट अगर मास्टरी आपको लेनी है ना, तो वो सेल्फ मास्टरी है। खुद को जानो, खुद को बेस्ट तरह से, आपके हर जीवन के एस्पेक्ट ना आपको खुद को क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलते चलते ना मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी इंडियन ऑडियंस के लिए आज के टाइम पे ना सिविक सेंस के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बोलिए। मैं पता है जब तक मैं इंडिया से बाहर कभी फॉरेन ट्रैवल नहीं किया था, मैं भी ये मानती थी कि इंडिया इज़ द बेस्ट, इंडिया से बेहतरीन इस दुनिया में और कुछ हो नहीं सकता। आज भी मैं इंडिया को बहुत प्यार करती हूँ, मेरी ये मतलब जन्मभूमि है। बट जब मैं बाहर के कंट्रीज़ को देख के आती हूँ ना, मुझे बड़ी शर्म आती है। लोग जो हमारी इंप्रेशन कैरी करते हैं, ऐसे कई बार आप देखना, ऐसे इंटरव्यू हुए हैं, लोगों को रैंडमली पूछा जाता है कि विच इज़ द डर्टीएस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड। लोग
फटाक से बोलते हैं इंडिया। इंडिया। और इस बात से मुझे बहुत दुख होता है। कोई भी देश आप बाहर जाओ, जैसे आप डेवलप कंट्री में, यूरोपियन कोई कंट्री भी ले लो, आप अमेरिका जितना, जिसके मतलब लैंड को अगर देखोगे भारत से कितना गुना है, जी। आप देखो मतलब एक रैपर नहीं मिलता, एक कचरे की चीज नहीं मिलती। और ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट कर रही है, वहां पे भी तो लोग रहते हैं। वो लोग में सेंस है कि नहीं, मेरा घर है तो मेरे घर में मैं कचरा नहीं डालता, तो ये सड़क भी मेरा घर है, बिल्कुल। ये रास्ते भी मेरा घर है। वो लोग ऐसा नहीं करते। तो हमारी बुद्धि को क्या हो गया, लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारी जनता है, मतलब पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन को नेगेटिव क्यों लेते हो, पॉपुलेशन को पॉजिटिव भी तो लो। पॉपुलेशन ही है, अगर इतनी 150 करोड़ की जनता अगर जागरूक हो जाए तो उस देश को तो वो वापस सोने की चिड़िया बना ले। हमारे पास सबसे बड़ा ह्यूमन पावर तो है। तो मुझे ये बात से बहुत चिढ़ आती है कि लोग अपने घर को गंदा नहीं रखते तो अपने देश को गंदा क्यों रखते हैं। कैसी गंदगी में हम जीते हैं, कैसा हमारे आसपास, घर से बाहर निकलो नहीं और कचरे का ढेर है। आप कांच खोल के रैपर बाहर फेंक रहे हो। और सबसे गंदे लोग तो वो मुझे लगते हैं जो गाड़ी का दरवाजा खोल के थूकते हैं। हाँ। वो बेचारे सफाई वाले, आप देखो उसको कितना चीड़ आता होगा। ऐसे मतलब पान का पिचकारी मारते, और जहां नहीं बोला है मत करो वहीं पे तो जाके पिचकारी मार के आ जाते हैं। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक मॉल में घूम रही थी, इतना ब्रांडेड मॉल था, वहां पे सारी चीजें रखी थी, एक कोना था मॉल के अंदर, सारा सामान रखा है, कोना था, उस कोने में भी लोग पिचकारी मार के आए। यस। तो ये बहुत है। मतलब ये कहाँ से आपको इतना टेम्पटेशन आता है कि लाओ जाके मैं इधर पिचकारी मारो। इतनी सेंस नहीं है, तुम वॉश बेसिन यूज नहीं कर सकते, और तुम चलती गाड़ी में अगर ऐसा है तो तुम खाओ ही मत। यस। थोड़ा सा अपने देश के लिए जागरूक हो। और दूसरा मुझे ना ऐसा लगता है कि लोग अपने घर में जो मंदिर होता है ना वो सबसे पवित्र रखते हैं, यस। है ना। आप अपने घर में कोई भी इंसान आएगा, गंदा कपड़ा होगा, जूते पहने होंगे, आप कहने कहेंगे मेरे मंदिर में आने से पहले चलो साफ सुथरा होके आओ, हाँ। जूता निकाल। अपने मंदिर को सबसे ज्यादा बेस्ट मानते हो। हमारे भारत के अंदर भी एक मंदिर है और वो है हमारा हिमालय, जो हमारा नेशनल ट्रेजर है। आपको पता है फॉरेन कंट्री में जाओ, मैं अभी योसेमिटे गई थी जो कैलिफोर्निया का बहुत बढ़िया नेशनल पार्क है। वो लोग पहाड़ों को इतना प्यार करते हैं, नेचर जंगल को इतना प्यार करते हैं, अपनी नदियों को इतना प्यार करते हैं। और मैं कहती हूँ यहाँ पे गंदगी क्यों नहीं है। वहाँ के लोगों से मैं बात करती हूँ, कहते हैं दिस इज अवर नेशनल ट्रेजर, दिस इज अवर टेम्पल, अवर नेचर इज अवर टेम्पल। ये हमारा मंदिर है, मंदिर को कैसे गंदा करेंगे। तो सोचो वहां पे, मतलब मुझे लगता है यहाँ गंगा को माँ समझ के पूजते हैं, पर उसी गंगा को मैला करते रहते हैं। और हमसे ज्यादा तो कई गुना वो लोग अच्छे हैं जिनमें शायद श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, और वो अपनी नदी को माँ नहीं बुलाते, पर एटलीस्ट साफ सुथरा तो रखते हैं। और गंगा की असली पूजा क्या है, सिर्फ माँ बोल के पूजना, कि उस गंगा को मैली होने से रोकना। आज मैं हिमालय में हमारे रिट्रीट में जाती हूँ, मैं देखती हूँ केदारनाथ, हा क्या श्रद्धा है लोगों की। केदारनाथ जाना है, धाम बोलते हैं, भगवान का घर बोलते हैं, पर भगवान के घर में रास्तों में आप देखना क्या हाल है। ये पैकेट खाया इधर फेंका, वो पैकेट खाया उधर फेंका, दारू की बोतलें लेके चलते लोग। अरे तो तू केदारनाथ आ ही क्यों रहा है, तू इससे अच्छा गोवा चले जा। मुझे इस बात से तो इतना घिन आता है कि लोग केदारनाथ जैसी जगह पे आके, ऋषिकेश जैसी जगह पे आके उनको ड्रग्स करना है, उनको दारू पीना है। तो भाई तेरे लिए गोवा बना है, तू वहां पे जाके भर भर के कर, पर तू यहाँ क्यों आ रहा है। यहाँ श्रद्धा है, ये धाम है, वहां पे ही आके तुझे ये सब करना है। तो मुझे लगता है कि एक तो आपका मंदिर है, आप यहाँ आए हो और आप उसी को मैला करके जाते हो। और फिर आप देखते ना केदारनाथ में कैसी बाढ़ आती है। वो भगवान का गुस्सा था, वो नेचर का गुस्सा था। मेरी दृष्टि से देखो तो मुझे ये लगता है कि भगवान ने तुम्हें वार्निंग दे दी, और इस वार्निंग से अगर हम नहीं सुधरेंगे ना तो फिर हमें तैयार होना पड़ेगा। नेचर अपना हिसाब जरूर करेगा। बिल्कुल। जहाँ पे शिव भगवान साक्षात विराजमान आप मानते हो, तो उस शिव की धरती को आप मैला करके जाते हो। तो मेहरबानी करके मैं तो हर एक टूरिस्ट को रिक्वेस्ट करूंगी, भारत में ना आप कोई भी नेचुरल प्लेस पे जाओ ना, अगर आप उसकी सुंदरता को एज इट इज नहीं रख सकते, अगर आप वहां पे कचरा ही करने वाले हो और दारू ड्रग्स पी के वहां पे हल्ला मचा के अगर उस जगह के वाइब्रेशन को बिगाड़ने वाले हो, मेहरबानी करके मत जाओ। मैं आपके वीडियो से वो सारे इन्फ्लुएंसर को भी खास कहूंगी कि जो इन्फ्लुएंसर हमेशा ट्रैवल रील बनाते हैं और बहुत इंटीरियर लोकेशन वो रिवील कर देते। अब उनकी वजह से होता क्या है, अच्छी बात है लोगों को पता चले, पर अपने यहाँ पे पागल जनता, वहां पे इतने पागलों की तरह भीड़ आएगी और भीड़ आके क्या करेगी, थूकेगी, कचरा करेगी, दारू पिएगी, उस जगह की शांति के वाइब्रेशंस है ना वो भी डिस्ट्रॉय कर देगी। तो मैं सारे इन्फ्लुएंसर्स ये कहूंगी कि वो सब भी इस बात को खास इंसिस्ट करें कि यहाँ आओ तो हर जगह का एक महत्व है, यहाँ पीस बरकरार रखो, कचरा मत करो, इसको साफ रखो, अपने वाइब्रेशंस को चेंज करो। और वो कौन लोग हैं जिसको नेचर में जाके दारू पीने का मन करता है। अरे नेचर अपने आप में हीलर है, वहां पे तुम्हें क्यों दारू पीना है, वहां पे तो तुम इसीलिए जा सको कि तुम्हारी ऐसी बैड हैबिट से तुम छुटकारा ले सको। आपको मैं एक चीज बताऊं, मैं एक बात से मुझे ना मेरी आंखों में मतलब आंसू आ गए थे। मुझे ऐसा लगा मैं क्या कर दूं इस बात पे। लिटरली आई वाज इन ऋषिकेश, और आपको पता है ऋषिकेश की आज हालत क्या है।
ऋषिकेश अब इस देश का सेकंड गोवा बन रहा है। यस, बिल्कुल। ऋषिकेश माने Absolutely यहाँ correct. से हमारे चारों धाम का द्वार है, सबसे Yes. पवित्र वो जगह होने वाली थी जहाँ पूरे दारू के ठेके हैं, ड्रग्स, गांजा और गांव भर के गंजेड़ी वहां आपको मिलेंगे। और उनका क्रेविंग और उनका मतलब बोलते फैंटेसी क्या है पता है, मतलब गंगा किनारे बैठ के दारू पीना है। और वो कर क्या रहे, लिटरली आई सॉ दैट एंड मुझे लगा मैं क्या कर दूं इस बात का। उन्होंने गंगा के अंदर से ही पानी उठाया और अपने पैग में मिलाया। वहां पार्टी चल रही थी एंड मतलब हम एज अ फीमेल मैं उनके साथ झगड़ नहीं सकती, बट मुझे लगा कि एटलीस्ट मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊं लोगों को कि मैं मतलब आप गंगा का यूज इस तरह से करें, अपने दारू का पैक बनाने के लिए कर रहे हैं। अगर वो गंगा माँ आपको देख रही होगी, आपको कितना कर्ज कर रही होगी। दुनिया की Yes. पवित्र मतलब इंसान जब मृत्यु लेता है उसको Very ये true. गंगा के ड्रॉप पिलाए जाते हैं। वो Yes. इतनी पवित्र मतलब माँ है, इतना पवित्र उसका जल है और उस जल का लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ जो भी मतलब ऐसे संस्थाएं हैं, जैसे ऐसे लोग हैं, उनको सिविक सेंस में बात करनी चाहिए। वरना हमारा जैसे जो हर एक चीज का एक महत्व होता है। लास वेगस में आप जाओगे तो डेफिनेटली वो गैम्बलिंग का एक जोन है, राइट? तो वैसे ही आप जब ऋषिकेश में आते हो या ऐसी जगह पे आते हो, वो एक धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थान। यहाँ आके आपको ध्यान करना है, यहाँ आके इसके पीस के साथ बहना है। यहाँ वो पूजा की वाइब्स है, डिवाइन वाइब्स है। यहाँ नशा नहीं होना चाहिए। गोवा में जाके हम नहीं कहते कि मेडिटेशन करो, गोवा में जाके हम नहीं कहते पूजा अर्चना करो। तो तुम जिसको जहाँ जिस जगह पे जो मिलता है वहां जाइए, पर Correct. ये जगह उस चीज के लिए नहीं बनी। तो ऐसी Correct. सिविक सेंस होनी चाहिए हमारे पास। बिल्कुल। Yeah. इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग देवभूमि में तो पैर रखते ही, ऐसा बोला जाता है ना, जब भी आप पहाड़ों पे जाते हो कि देवभूमि हम उनको बोल रहे हैं और फिर वहीं पे हम उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड जीरो सिविक सेंस। तो वो चीज़ों के ऊपर हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। वंडरफुल थिंग मैम, बहुत अच्छा आपने बताया। और ये हर एक इंसान के मन में ये चीज़ होनी चाहिए। अगर हम अपने माउंटेन्स को, अपनी धरती को, अपनी नदियों को प्यार नहीं करेंगे तो वो ज़रूर, वो भी हमसे प्यार नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप जैसे केदारनाथ जैसी जगहों पे जाते हाँ। हैं, आपको पता है इतने सालों से लोग केदारनाथ जाते थे, बट अब वहाँ पे पागलों की भीड़ आने लगी है। यस, तो पहले ऐसा होता था कि जिसको सच में श्रद्धा है, जिसके वो मन में जाते भक्ति थे। है, यस। वही जाते थे। आज आपको पता है केदारनाथ जाने का मेन इंटेंशन रील बनाना है, Yes. कंटेंट शूट करना है। केदारनाथ कंटेंट की जगह है, केदारनाथ क्या रील की जगह है? लोग बाहर खड़े होके रील बना रहे हैं, कोई किसी को रिंग पहना रहा है, प्रपोज कर रहा है। इज इट अ प्लेस? मैं आपको बताऊं सच में, अभी एक नियम अप्लाई कर दो कि चार धाम के द्वार के ऊपर ही जो भी लोग जाएंगे या जहां पे भी आपकी चढ़ाई शुरू होती है, फोन सबमिट करवा दो। हाँ, करेक्ट। बराबर। और आपको एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा जिसमें फोटोग्राफी नहीं होगी। आप किसी को बोलो कि तुझे केदारनाथ जाने का मौका मिलेगा, पर फोटो वीडियो रील नहीं आएगा, उसके बाद जो जाएंगे वो सही श्रद्धालु, बाकी की सारी फालतू भीड़। हाँ, करेक्ट। राइट। तो जाना ही है तो, क्योंकि तुम जब रील और उसके स्ट्रक्चर में जाते हो, तुम उसके वाइब्रेशन के साथ मैच ही नहीं होते। हाँ, वेरी ट्रू। राइट। वहां जाके तुम्हें ध्यान करना था, वहां जाके पूजा करनी थी, वहां उस डिवाइन वाइब्रेशन में मिलना था। जबकि तुम्हारा शौक क्या है, रील बना लूं, स्टोरी पोस्ट कर दूं, ये वीडियो कर लूं, तो तुम वहां के वाइब्रेशंस को भी डिस्टर्ब कर दे हो। तो जो जगह है उसका महत्व एज इट इज बनाए रखो, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल परफेक्ट। Yeah. बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे क्लियर हो रही है, एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि कोई तो है यहाँ पे जो खुशियाँ बांट रहा है ना? तो हाँ। जिसको भी खुश रहना है, खुशियों का सेशन लेना है, प्लीज़ वो मैम के पास जाएं। थैंक यू सो मच मैम पॉडकास्ट में आने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो सो मच। मच।